तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है सेक्शन 5 को कंप्लीट कर लिया था इस तरीके से कि जो भी एसेंशियल कंडीशंस होती है एक वैलिड मैरिज के लिए वो हमने कंप्लीट कर ली थी। थोड़ा सा मैं आपको एक रिव्यू दे देती हूँ उसका कि पहली कंडीशन उसमें थी कि मोनोगेमी होनी चाहिए, बाइगेमी नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी साउंड माइंड होना चाहिए। थर्ड था एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए और प्रोहिबिटेड और सबइंटर रिलेशनशिप में पार्टीज नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 कंडीशन हमने सेक्शन 5 में पढ़ी थी। आज हम उसके आगे एक और कंडीशन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 7 में, तो जो बात करता है सेरेमनीज फॉर अ हिंदू मैरिज। तो जो सेरेमनीज होती हैं पार्टीज की, चाहे वो ब्राइड हो या ब्राइड ग्रूम, तो किसी भी एक पार्टी की जो कस्टम्स होते हैं या रिचुअल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सेरेमनीज परफॉर्म हो सकती हैं किसी भी हिंदू मैरिज में। तो सेरेमनीज इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड मैरिज। तो जैसे हमने 5 कंडीशन पढ़ी, तो ये 6वीं कंडीशन है कि एक वैलिड हिंदू मैरिज के लिए सेरेमनीज भी पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेक्शन 7 में आपका जो सपोज अगर पार्टीज के बीच में ये कस्टम है कि सप्तपदी यानी 7 फेरे के एक सेक्रेट फायर होगा, उसके चारों ओर जो है 7 फेरे लिए जाएंगे। तो पार्टीज के परिवार में ये कस्टम प्रिवेल करता है सप्तपदी वाला, तो फिर उस केस में शादी कंप्लीट मानी जाएगी जब 7वां फेरा पूरा हो जाएगा। तो सप्तपदी, यहाँ पर 7 फेरों को सप्तपदी बोला गया है और सप्तपदी बेसिकली हमारे पुराने ही समय से चला आ रहा है और इसको सेक्शन 7 में क्लॉज 2 में जो है कोडिफाई कर दिया गया है। और अब सप्तपदी यानी कि जैसे ही 7वां फेरा कंप्लीट होगा वैसे ही मैरिज भी कंप्लीट मानी जाएगी। जो सेरेमनीज है एक हिंदू मैरिज के लिए वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी एक हिंदू मैरिज वैलिड मैरिज कहलाएगी। एक केस इसमें देख लेते हैं, जोईता शाह वर्सेस राजेश कुमार पांडे। तो देखिए इस केस में क्या हुआ था कि जो पार्टीज थी उन्होंने जो है शादी की, लेकिन उसमें जो कस्टमरी राइट्स हैं वो परफॉर्म नहीं किए। तो इसीलिए ये कोर्ट ने कहा कि जब ये कोई इसको हम एक वैलिड मैरिज नहीं मानेंगे क्योंकि कस्टमरी राइट्स और सेरेमनीज परफॉर्म नहीं हुए, तो इसीलिए ये एक वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। इसके बाद एक और केस आप नोट कर लीजिए, श्रीमती मार्गरेट पलई वर्सेस श्रीमती सावित्री पलई। अब इसमें जो ब्राइड थी वो एक क्रिश्चियन थी और उसने एक हिंदू मेल से शादी की, तो उसमें कोई भी कस्टमरी रिचुअल्स और राइट्स फॉलो नहीं हुए थे, सेरेमनीज फॉलो नहीं हुई थी। तो बाद में जो है कोर्ट ने कहा कि क्योंकि जो है यहाँ पर जो उनकी शादी हुई है वो एक क्रिश्चियन लेडी थी और जिसने शादी की है वो एज पर हिंदू जो राइट्स हैं सेरेमनीज है उसके अकॉर्डिंग नहीं किए, तो इसलिए उसकी शादी को भी वॉइड एब इनिशियो बताया गया और अकॉर्डिंगली उसको जो है जो भी प्रॉपर्टी उसमें कोई भी शेयर नहीं मिला। तो ये 2 केसेस आप जरूर इसमें मेंशन कर देना इन केस अगर क्वेश्चन कोई आता है। इसके बाद अब हम आते हैं सेक्शन 8 में। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन हिंदू मैरिज एक्ट। तो सेक्शन 8 में देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस, ये बात कर रहे हैं कि जब भी कोई शादी सेक्शन 5 और सेक्शन 7 को फॉलो करके होती है तो वो एक वैलिड मैरिज होती है और केवल एक वैलिड मैरिज का ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, ठीक है। और कंपलसरी एक केस के बाद ये हुआ है, तो इसके लिए सिंपली कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। रजिस्ट्रार जो मैरिज रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस में जाना होता है, वहाँ पर अपनी जो शादी का इनविटेशन कार्ड होता है वो, 2 विटनेसेस और एक ऐसी फ़ोटो जिसमें कि कोई मैरिज सेरेमनी या कोई रिचुअल दिखाया हुआ हो, इस तरीके की एक फ़ोटो उसमें लगेगी। तो और कुछ थोड़ा प्रिस्क्राइब फ़ी है वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपकी शादी मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्टर हो जाएगी और आपको एक मैरिज सर्टिफिकेट
ग्रांट कर दिया जाएगा। तो ये केवल उस शादी के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है, सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग हुई है और अकॉर्डिंग हुई है। अगर कोई शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 में नहीं होगा। तो इस केस आप नोट करेंगे, एक पहला शाहजी वर्सेस गोपीनाथ 1995 का केस है। इसमें ये कहा गया था कि अगर सेक्शन 5 और सेक्शन 7 की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो ऐसी शादी को वैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा और इसीलिए हम एक वैलिड मैरिज का स्टेटस पार्टीज के ऊपर कन्फर्ट नहीं कर सकते। तो अगर सपोज किसी ने जो है बिना शादी किए, बिना कस्टमरी राइट्स फॉलो किए या बिना रिचुअल्स, हिंदू रिचुअल्स फॉलो किए जो है मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर लिया है, कि शादी की नहीं और चले गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ अपना जो है एप्लीकेशन दिया रजिस्ट्रेशन के लिए और फर्जी जो है झूठ मूठ का एक इनविटेशन कार्ड बनाया और जो भी चीज़ें उसमें होती हैं, मतलब फ़ोटो वोटो सब लगाई और उसके बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट जो है आपने हासिल तो कर लिया। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपकी शादी वैलिड शादी थी। आपकी शादी जो है स्टिल वॉइड ही रहेगी अगर आपने जो है सेक्शन 5 और 7 की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो फुलफिल नहीं किए हों। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले एक वैलिड मैरिज होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे। इसके बाद जो इसमें सेकंड पॉइंट आता है तो ये कहता है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बना सकती है और अगर जो रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग पार्टीज अपनी शादी को रजिस्टर नहीं कराती है तो फिर उस केस में एक पनिशमेंट रखा हुआ है जो कि एक फाइन है, 25 रुपये तक का फाइन पार्टीज को लग सकता है। तो इसके बाद जो है एक बहुत लीडिंग केस है वो आप नोट कर लीजिए, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शादियों के जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपलसरी होगा और इसके लिए एक सीरीज ऑफ गाइडलाइन इशू करी, सारे स्टेट्स को प्रोसीजर बनाए इन हिंदू मैरिजेस को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए और हर किसी को जो है कंपलसरी अपनी शादी को रजिस्टर करवाना ही है। अब इसके बाद जो भी रूल्स क्लॉज 3 कह रहा है कि जो भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट इसमें बनाएगी तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के समक्ष रखा जाएंगे। और क्लॉज 4 में हम बात करेंगे कि जब एक बार शादी का रजिस्ट्रेशन हो गया और सर्टिफिकेट मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो चुका है तो जो जो रजिस्टर होता है जिसमें कि मैरिज के पर्टिकुलर्स नोट किए जाते हैं, मैरिज रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं, तो वो ओपन होता है इंस्पेक्शन के लिए। मतलब उस पर पार्टीज कभी भी जाके एट ऑल रीजनेबल टाइम जाकर कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है और उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी कुछ प्रिस्क्राइब फी देकर ले सकती है। और इसकी जो वैल्यू है, जो ये सर्टिफाइड कॉपी होती है सर्टिफिकेट की, इसकी वैल्यू बिल्कुल एक एविडेंस के तौर पे होती है। कल को शादी प्रूफ करनी है तो आप जो है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट के समक्ष और ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65E, 65F और 74 के अंतर्गत एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसकी सर्टिफाइड कॉपी ली जा सकती है और इसकी बिल्कुल एविडेंशरी वैल्यू है एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो कोर्ट में भी प्रूफ के लिए ले जाया जा सकता है। एक और केस इसमें नोट कर लीजिए, विनाया नायर एंड अदर्स वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कोची। तो इसमें देखिए जो हस्बैंड था वो एक एनआरआई था और उसको कैनेडियन सिटीजनशिप मिली हुई थी। उसने जो है अपनी शादी की इंडिया आके केरला कुनूर से उसकी ब्राइड थी। दोनों की शादी केरला में हुई, लेकिन क्या हुआ कि जब वो अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गए रजिस्ट्रार ऑफिस तो वहाँ पर उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया इस ग्राउंड पे कि उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं थी। तो फिर बाद में जब ये मामला कोर्ट में आया तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि
मैरिज जो है, उनकी जो मैरिज हुई है वो एज़ पर हिंदू राइट्स हुई है, उनकी मैरिज में सारी सेरेमनीज़ कंप्लीट हुई है, इसलिए जो रजिस्ट्रार है वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकता और रजिस्ट्रार को उनकी शादी को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो ये जो हाई कोर्ट है, वहाँ के हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था। अब इसके बाद जो क्लॉज़ 5 है सेक्शन 8 का, वो ये कहते हैं कि अगर मतलब शादी हुई है, पूरे 5 और 7 को फॉलो करके हुई है, लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन अगर कोई नहीं करवाता है, तो क्या ऐसी शादी को हम वैलिड मानेंगे? बिल्कुल वैलिड होंगी। अगर उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया है शादी का, लेकिन सेक्शन 5 और सेक्शन 7 कंप्लीट हुए हैं, तो फिर वो एक वैलिड हिंदू मैरिज काउंट होगी। ये आपका सेक्शन 8 का क्लॉज़ 5 कह रहा है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ।